हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के शाकंभरी के चौहानों के बारे में। हम अध्ययन कर रहे थे कि राजस्थान का जो अध्ययन पुस्तक चलती है कक्षा 10 में, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उस पुस्तक के हम प्रथम अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट में राजस्थान का हमने सामान्य परिचय देखा, इतिहास संबंधित राजस्थान की सभ्यताएं देखी, राजस्थान में मेवाड़ का गोहिल वंश देखा, मारवाड़ का राठौड़ वंश देखा, बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे इसमें शाकंभरी का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। तो पहले हम बात करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से मत प्रचलित है, किन किन विद्वानों ने इनकी उत्पत्ति किनसे बताई है। तो इसमें हम बात करते हैं तो शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहानों की चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। वंशावली और ख्यातों में तो इनको बना है अग्निवंशी है, अग्निवंशी माना चौहानों को, जबकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको माना है सूर्यवंशी। मतलब वंशावली जो ख्यात चलती है उनमें तो इनको अग्निवंशी माना गया है, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको माना है सूर्यवंशी। मंदिर है अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना है। अचलेश्वर मंदिर के लेख लिखा हुआ है, शिलालेख उसमें वहाँ लिखा है, लेख लिखा हुआ है, उसमें इनको चंद्रवंशी माना गया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण वंश मानते हैं। और एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सामर झील के प्रवर्तक, सामर झील वैसे प्राकृतिक झील मानी जाती है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख कहता है कि इसका निर्माण कराया था वासुदेव चौहान। तो प्रवर्तक वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान को चौहानों का क्या मानते हैं? आदि पुरुष। बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। और सामर झील का प्रवर्तक भी कौन है? वासुदेव चौहान, जिसने लगभग 551 ईस्वी के आसपास में सामर में चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, और इनके सामंत कौन हुआ करते थे? चौहान हुआ करते थे। परंतु गुहक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। मतलब स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला चौहानों का प्रथम शासक था गुहक प्रथम। पहले चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गुहक प्रथम ने इनको मुक्त करवाया था, स्वतंत्र शासन स्थापित किया था गुहक प्रथम ने। चौहानों का एक राजा हुआ गुहक प्रथम। अगले एक महत्वपूर्ण राजा हुए इस वंश के विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की जानकारी हमें मिलती है 973 का एक हर्षनाथ का लेख लिखा हुआ है। उस हर्षनाथ के लेख में मिलता है कि विग्रहराज की विजयों का उल्लेख वहाँ पर मिलता है हमें हर्षनाथ में। हर्षनाथ लेख लिखा है, उसमें विग्रहराज द्वितीय ने जो जो विजय प्राप्त की वहाँ उसके बारे में यहाँ उल्लेख मिलता है। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासन मूलराज को भी परास्त किया था। गुजरात का एक राजा हुआ था चालुक्य शासक मूलराज, उसको पराजित किया था विग्रहराज ने, विग्रहराज द्वितीय। फिर आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की उपाधि प्राप्त होती है हमें वेरीगढ़, और वेरीगढ़ उपाधि कहाँ पर, किस ग्रंथ में मिलती है? तो पृथ्वीराज विजय, जयानक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विद्वान था, एक दरबारी विद्वान थे जयानक। जयानक ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय, उसमें जानकारी मिलती है कि गोविंद तृतीय की उपाधि मिलती है वेरीगढ़, जिसको कहते हैं हम शत्रु संहारक, शत्रु का संहार करने वाला। फरिश्ता के अनुसार एक विद्वान हुए फरिश्ता, उन्होंने कहा है गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। किन्होंने रोका था? गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक गौरी को, इन्होंने यहाँ मोहम्मद जो गजनवी था उसको, गजनी का शासक जो था ना, उसको यहाँ बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोका था मारवाड़ में। आगे बढ़ने रोकने वाला शासक कौन था? गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय की एक उपाधि है वेरीगढ़। अगले महत्वपूर्ण शासक इसमें है अजयराज। अजयराज 1105 में राजा बनते हैं और 1133 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरू यानी अजमेर नगर बसाया था, जिसे वर्तमान में हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। अजय प्रिय दम नाम के इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे, और कुछ इनकी जो मुद्राएं या सिक्के हैं उन पर इनकी रानी सोमलवती का नाम मिलता है, सोमलवती। ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव मतावलंबी थे। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए उन्होंने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए इन्होंने एक स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो अजयराज के बारे में इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर बसाया था। अजय प्रिय धर्मस नाम के सिक्के चलवाए थे, और कुछ पर इनकी रानी सोमलवती का वर्णन मिलता है। ये शैव मतावलंबी थे, मतलब सिक्कों पर किनका? सोमलवती का नाम अंकित मिलता है, और ये शैव मतावलंबी थे। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए इन्होंने स्वर्ण कलश का दान किया था, प्रदान किया था पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। फिर आते हैं अर्णोराज। अर्णोराज 1133 में शासक बनते हैं और 1155 ईस्वी तक रहते हैं।
तुर्कों एवं मालवा के शासकों को इन्होंने पराजित किया, मतलब अर्णोराज ने परास्त किया तुर्क एवं मालवा के जो शासक है उनको परास्त किया था, मगर ये खुद स्वयं है ना गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हो गए थे। तो कुमारपाल चालुक्य से परास्त होने वाले ये राजा थे अर्णोराज। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया और पुष्कर में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मकोश। और अजमेर में इन्होंने कतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान भी दी थी, ऐसा उल्लेख इनके बारे में मिलता है। तो अर्णोराज के बारे में हम देखें 1133 में राजा बनते हैं, 1155 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को पराजित किया था, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हो गए थे। अजमेर में इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया, पुष्कर में वराह मंदिरों का निर्माण करवाया। इनके दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। अजमेर में इन्होंने कतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान की थी। अगले महत्वपूर्ण राजा आते हैं इनमें विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ 1158 में राजा बनते हैं और 1163 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था इन्होंने, और ऐसा करने वाले दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिनका विशलदेव मूल नाम था इनका, विशलदेव उपाधि थी इनकी विग्रहराज। गजनी के खुसरू शाह को पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, और इनकी एक उपाधि मिलती है कवि बांधव, और किन्होंने दी थी? जयादत्त भट्ट ने दी थी। पृथ्वीराज विजय का उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी कवि बांधव। इन्होंने एक नाटक लिखा हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक लिखा था इन्होंने। भगवान शिव और अर्जुन पर जो किरातार्जुनी मुनि उस पर आधारित एक नाटक है हरिकेली नाटक। और विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वानों में थे एक सोमदेव थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। दरबारी विद्वानों में उनका था सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी इन्होंने। अजमेर में संस्कृत पाठशाला निर्माण करवाने वाले कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। और उस पर जो उनका नाटक है ना हरिकेल नाटक, उसकी पंक्तियां खुदवाई गई थी। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का दास था या गुलाम था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाठशाला को तुड़वाकर, जो संस्कृत पाठशाला है उसको तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई थी वहाँ पर। बिसलदेव ने और क्या, बिसलदेव ने एक बिसलपुर नगर बसाया, बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर झील बनवाई थी, बिसलदेव के नाम पर ही हो गई। विग्रहराज चतुर्थ का मूल नाम क्या था? बिसलदेव। जयानक पृथ्वीराज विजय में लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी। मतलब जयानक लिखते हैं ऐसा कि बहुत विद्वान हुए विग्रहराज चतुर्थ, तो इनकी मृत्यु के बाद जो कवि बांधव की उपाधि है ना ये निरर्थक हो गई, क्योंकि इसको धारण मतलब इतना कवित्व वाला या विद्वान व्यक्ति दूसरा कोई राजा नहीं हुआ था, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है, ऐसा इन्होंने कहा था। एक किलहोन नाम के विद्वान हुए हैं जिन्होंने इनकी तुलना की है कालिदास और भवभूति से। किलोर नामक ने स्वीकार किया, ये विद्वान है, उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू शासकों में से एक विग्रहराज चतुर्थी है या चतुर्थ ही था जो कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता है था। मतलब इतने विद्वान व्यक्ति थे। और विग्रहराज चतुर्थ का जो कार्यकाल है, जो काल है, ये सपाद सामर का स्वर्णकाल माना जाता है। सामर का मान लो, अजमेर के चौहानों को मान लो, स्वर्णकाल माना जाता है। किसका? विग्रहराज चतुर्थ का काल माना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ में हमने बात की, जो 1158 में ये शासक बने थे। 1158 में शासक और 1163 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक थे। गजनी के खुसरू शाह को पराजित किया। कवि बांधव की इनकी उपाधि प्राप्त दी थी किन्होंने? जयानक ने। इन्होंने रचना की थी हरिकेली नाटक की। इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ लिखवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था, मस्जिद बनवा दी थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई। इन्होंने बिसलपुर नगर बसाया और वहाँ पर बिसलपुर झील बनवाई। जयानक ने पृथ्वीराज विजय के बारे में लिखा कि कवि बांधव की उपाधि निरर्थक होगी इनकी मृत्यु के बाद, विग्रहराज की मृत्यु के बाद, क्योंकि इनके बाद कोई ऐसा शासक हुआ ही नहीं जो इतना विद्वान था। और किलहोर ने भी स्वीकार किया है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई राजा था जो कालिदास और भगवती से होड़ कर सकता था, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो सपादलक्ष का स्वर्णकाल था। अगला राजा है पृथ्वीराज तृतीय। 1177 में शासक बनते हैं। इनका जन्म 1166 में हुआ था अइलपाटन गुजरात में, और इस राजा बनते हैं 1177 में। 11 वर्ष की आयु में राजा बन जाते हैं। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी और पिता का नाम था सोमेश्वर। तो 1182 में इन्होंने सतलज प्रदेश के जो भंडानक जाति थी उसको परास्त किया था। 1182 में महोबा एक पास में राज्य पड़ता है, उस चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया था, जिसमें इस परमर्दिदेव के वीर सेनापति थे आला और उदल, ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
और बाद में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को परास्त किया था और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण किया और बाद में उसे विवाह कर लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो हुआ उसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और द्वितीय युद्ध में ये पराजित हो गए थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इनके दरबारी विद्वान है जयानक भट्ट जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी और चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने बात की। पृथ्वीराज चौहान 1166 में जन्म होता है इनका अहिलपाटन गुजरात में और 1177 में ये शासक बनते हैं और 1182 में बंडानगों का दमन करते हैं। 1182 में ही चंदेल शासक परमति देव को पराजित करते हैं जिसमें उनके सेनापति मारे शहीद हो जाते हैं। परमति देव के आला और उदल कन्नौज के शासक था उस समय जयचंद गढ़वाल और जयचंद गढ़वाल को परास्त किया और उसकी बेटी से विवाह किया था संयोगिता से। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्होंने 1192 में जो हुआ था उसमें ये पराजित हो गए थे। इनके दरबारी विद्वान थे जयानक भट्ट जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी और दूसरे थे चंद्रबदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। तो इस प्रकार यहाँ अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक थे ये चौहानों में, यहाँ अजमेर के चौहानों में। तो इसके बाद अगली शाखा हम पढ़ते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। उससे पहले थोड़ी शॉर्टली हम एक बार शाकंभरी के चौहानों को देखते हैं। भाई शाकंभरी में हमने कौन कौन चौहान राजा पढ़े थे एक बार इनका रिवाइज करते वापस। जैसे हमने बात की थी चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। कोई सूर्यवंशी मानता है, कोई अग्निवंशी मानता है, चंद्रवंशी मानता है, कोई ब्राह्मणवंशी मानता है। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि चौहानों का आदि पुरुष कौन था, वासुदेव था, जिन्होंने 1251 ईस्वी के आसपास में इन्होंने सांबर राज्य में सपाद लक्ष्य में चौहानों की राज्य की नींव की स्थापना की थी, चौहान राज्य की नींव रखी थी। और गुहक प्रथम, पहले ये चौहान जो थे ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे और गुहक प्रथम ने इनको चौहानों को मुक्त किया था और स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। मतलब सामंत के रूप में नहीं रहे, फिर ये राजा बन गए, मतलब स्वतंत्र शासक बन गए थे। और इनमें महत्वपूर्ण राजा विग्रहराज द्वितीय देखते हैं। तो विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक बुधराज को परास्त किया था और इनकी बीजों का उल्लेख मिलता है हमें 973 के हर्षनाथ लेख में। फिर गोविंद तृतीय की उपाधि है वेरीकट, शत्रु संहारक। और इनके परिस्था के अनुसार कहता है कि गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था गोविंद तृतीय ने। अजयराज 1105 में शासक बनते हैं, 1133 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1113 में अजमेरू नगर बसाया। अजय प्रिय दम नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और उन सिक्कों में इनकी रानी सोमलवती का नाम भी मिलता है। सेवमतालंबी थे। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए इन्होंने स्वर्ण कलश भी दिया था। फिर आते हैं अर्णोराज 1133 में शासक बनते हैं और 1155 ईस्वी तक शासक रहते हैं। इन्होंने तुर्का एवं मालवा के शासकों को परास्त किया था, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से पराजित हुए थे। अजमेर में अन्ना सागर झील बनवाई और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। इनके दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्म घोष। अजमेर में कत्रगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान की थी इन्होंने। फिर आते विग्रहराज चतुर्थ जो 1158 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1163 ईस्वी तक रहते हैं। तोमरों को पराजित करने वाले प्रथम शासक और दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक थे। तोमरों को पराजित करके इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। ऐसा करने वाले चौहानों में पहले शासक हुए विग्रहराज चतुर्थ। गजनी के कुशरू शाह को पराजित किया था। इनकी एक उपाधि कवि बांधव की उपाधि देने वाले थे जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय में इन्होंने इनको कवि बांधव की उपाधि दी है। और इन्होंने एक नाटक लिखा है विग्रह चतुर्थ ने, हरिकेली नाटक की हमें पंक्तियाँ मिलती है। संस्कृत पाठशाला जो इन्होंने बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला, उस संस्कृत पाठशाला में इन्होंने हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई थी। जैसे राजा राममोहन राय का स्मारक है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहाँ भी इसकी पंक्तियाँ मिलती है, हरिकेली नाटक की लिखी हुई पंक्तियाँ मिलती है। और जिसको तुड़वाकर संस्कृत पाठशाला तुड़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, मस्जिद बनवा दी थी उन्होंने। इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव और सोमदेव ने एक नाटक लिखा ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इन्होंने नगर बसाया बिशलपुर और वहाँ पर बिशलपुर झील बनवाई। जयानक इनके बारे में लिखता है पृथ्वीराज विजय में कि इनकी मृत्यु के बाद कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी और शासक में नहीं थी। किलों ने भी स्वीकार किया कि भारत में जितने भी हिंदू शासक हुए उनमें अगर कोई होड़ कर सकता है कालिदास और बहुभूति की तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल जो काल है वो सपादलक्ष का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर आते हैं पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में होता है एलपाटन गुजरात में। 1117 में राजा बनते हैं 11 वर्ष की आयु में। 1182 में इन्होंने सतलज प्रदेश के भंडान को पराजित किया। 1182 में चंदेल शासक महोबा के चंदेल शासक परमदेव को पराजित किया था, जिसमें चंदेल शासक परमदेव के सेनापति जो थे आला और उदल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते। इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित किया था और स्वयंवर के दौरान उनकी पुत्री का अपहरण किया था, संयोगिता और से विवाह किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 वाले में मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में
उससे पराजित हो जाते हैं मोहम्मद गौरी से। इनके दरबारी विद्वान थे जयानक भट्ट जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, और चंद्रबुराई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। अगले हम बात करेंगे रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के चौहानों की जो संस्थापक माने जाते हैं वह है गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज है, इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहानों की शाखा की चौहानों की नींव रखी थी। चौहान वंश की नींव रखी थी इन्होंने, गोविंदराज। ये पृथ्वीराज तृतीय पुत्र थे। इनके उत्तराधिकारी बाद में वल्लण हुए, प्रहलादन हुए, वी नारायण हुए। वी नारायण के बारे में बात करता हूँ। वी नारायण का संग इल्तुतमिश से हुआ था। दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उससे हुआ था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। उन युद्धों के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अगला राजा बनता है वाघभट्ट। वाघभट्ट दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया था वाघभट्ट ने। वाघभट्ट के बाद में जैतर सिंह ने नासिरुद्दीन जो दिल्ली सुल्तान था उसके द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, मतलब रणथंभौर को जीतने नहीं दिया था। किन्होंने? जैतर सिंह ने। जैतर सिंह के बाद राजा बनते हैं इनके पुत्र हमीर। हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई। 1282 में शासक बने और 1301 तक ये शासक रहे। और इन्होंने शासक बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके तहत इन्होंने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। कौन कौन है? आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने बाध्य किया था। इन्होंने मेवाड़ का जो उस समय शासक थे उनके समकालीन समर सिंह उनको परास्त किया था। इनके समय 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में आक्रमण किया था, मगर उसे सफलता नहीं मिली। जब जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली तो यहाँ से अपने डेरे उठा लिए थे, अपनी सेना को लौटने के लिए कहा था। उसमें उसने एक कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 तुर्कों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इस कथन के साथ वो यहाँ से चले जाता है, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाता है। फिर आते हैं कि मीर ने मंगोल विद्रोही थे 2, मोहम्मद शाह और केबरू। अलाउद्दीन के सेनापति थे, एक तरह से उसके लिए काम करते थे। इन्होंने उसका विद्रोह किया था, मंगोल के थे इसलिए इनको मंगोली कहा जाता है। मोहम्मद शाह और केबरू ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे। इनको इन्होंने शरण दे दी थी हमीर ने, और जिससे नाराज हो गया था खिलजी, और खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था 1299 में, लेकिन खिलजी की सेना इसमें पराजित हो जाती है। 1301 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आता है और आक्रमण करता है और इसमें जीत जाता है, और इसमें गद्दारी करता है रणमल और रत्तीपाल, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लेता है। और इसमें साका होता है 1301 में रणथंभौर का साका, जिसमें केसर किया हमीरदेव चौहान ने, केसर यादव किया, और जौहर किया था इनकी रानी थी रंग देवी ने। अमीर से विश्वासघात करने वाले सेनानी कौन थे? रणमल और रत्तीपाल। अमीर से संबंधित ग्रंथ जिनमें हमें अमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। नयनचंद्र सूरी, इन्होंने नयनचंद्र सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य। जोधराज ने लिखा हमीर रासो, और चंद्रशेखर ने लिखा हमीर हट। जनमानस के लिए हमीर के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है जनमानस के लिए। सिंह स्वन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर के लिए कहावत है कि सिंह स्वन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब सिंह स्वन सतपुरुष वचन, सिंह दिन में एक बार सोता है, सतपुरुष वचन सतपुरुष कोई बात कहता है एक बार कहता है और उस पर डर रहता है। कदली फले एक बार, कदली का फल है वो एक बार ही फलता। तीरिया तेल, तीरिया कुंवारी कन्या को तेल एक बार चढ़ता है, शादी का जो तेल चढ़ता है ना वो। तीरिया तेल हमीर हट, और हमीर को हट एक बार चढ़ता है, चढ़े न दूजी बार। ये काम दूसरी बार नहीं होते हैं, मतलब सिंह एक बार सोता है दूसरी बार नहीं सोता दिन में। सतपुरुष वचन एक बार ही कहते हैं, उस वचन को पढ़ते नहीं है। कदली का फल एक बार ही पकता है, दूसरी बार नहीं पकता। और तीरिया तेल, हमारी कन्या को तेल एक बार चढ़ता है, और इसी प्रकार हमीर को हट भी एक बार चढ़ता है। तो हमीरदेव चौहान के बारे में हमने देखा कि हमीरदेव चौहान 1282 में राजा बनते हैं। दिग्विजय की नीति अपनाई, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के साथ समर सिंह को परास्त किया। 1291 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गया था। यहाँ सफलता नहीं मिली जलालुद्दीन खिलजी को। फिर मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1299 में, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 1301 में आक्रमण करता है, और इसके 2 सेनानायक थे हमीरदेव चौहान के, जिन्होंने गद्दारी की थी रणमल और रतिपाल। उसकी वजह से अलाउद्दीन इस दुर्ग पर
कब्जा कर लेता है। और रणथंभौर का साका होता है 1301 में, जिन्होंने केसरिया किया था हमीरदेव चौहान ने और जौहर किया था रंगदेवी ने। इन संबंधित ग्रंथ नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, जोधराज हमीर रासो, चंद्रशेखर ने लिखा हमीर हट। और जनमानस में हमीर के लिए दुआ प्रसिद्ध है, सिंह स्वन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। फिर हम बात करते हैं जालौर का चौहान वंश एवं इसके प्रतापी शासक। तो जालौर में जो चौहानों वंश की नींव रखी थी वो रखी थी कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में। मतलब जालौर के चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। यहाँ एक प्रमुख राजा की बात करेंगे जिसके माने में कानड़देव। 1305 में राजा बनता है और 1311 तक रहता है। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालौर भेजा आक्रमण के लिए, लेकिन फिर यहाँ से कानड़देव को वहाँ दिल्ली ले जाता है। और लेकिन बाद में इनके बीच में कोई बात को लेकर अलाउद्दीन और कानड़देव के बीच में मतभेद हो जाता है। कानड़देव वापस जालौर आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, जो कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती थी और उसने इससे शादी के लिए कहा तो वीरमदेव ने मना कर दिया। तो इसी बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ इस पर आक्रमण कर दिया था कानड़देव चौहान पर। 1308 में किया था। तो 1308 में सुल्तान ने सिवानाई किले पर अधिकार किया था। पहले सिवानाई किले पर अधिकार किया 1308 में। इसका नाम रखा सिवानाई किले का खैराबाद। और इसका प्रतिनिधि यानी इसका नियुक्ति किया किसको, कमालुद्दीन गुरु को नियुक्त किया था यहाँ। फिर 1311 में इसने हमला कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर हमला किया। तो जालौर पर हमला करते समय ये जालौर को नहीं जीत पाता, लेकिन दैया बीका नाम का एक व्यक्ति था जिसने विश्वासघात कर दिया था कानड़देव के साथ और सुल्तान ने जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर का नाम रखा उसने जलालाबाद। जालौर का नाम रखा जलालाबाद। इस प्रकार यहाँ जालौर वंश के बारे में एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है हमारी कक्षा 10 की पुस्तक में। तो इस प्रकार हमने देखा शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में, शाकंभरी के प्रमुख राजाओं के बारे में देखा, जिसमें हमने विग्रहादित्य देखा। विग्रहराज के बाद में हमने अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले विग्रहराज चतुर देखा। विग्रहराज चतुर, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें देखी, इनके बारे में मुख्य बातें देखी। फिर हमने रणथंभौर शाखा के बारे में देखा, चौहान वंश के बारे में, जिसमें हमने अध्ययन किया रणथंभौर के संस्थापक के बारे में। रणथंभौर के संस्थापक थे गोविंद राज के बाद में पहलादन वल्लन, फिर उसके बाद पहलादन के बाद वीर नारायण के बाद जयतर सिंह के बारे में देखा। जयतर सिंह के बारे में हमीर चौदेव चौहान के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। हमीर 1282 में राजा बनते हैं, 1301 में उनकी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके अंदर जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था। उन्होंने शुरुआत में राजा बनते 1282 में दिग्विजय की नीति अपनाई थी, जिसके तहत उन्होंने आबू, काटियावाड़ इन क्षेत्रों पर, पुष्कर, चंपा, धार इन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। इनको अधीनता स्वीकार करवाई थी। 1291 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया। तो जलालुद्दीन के आक्रमण के समय उन्होंने उसको सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी। शरण देने के कारण नाराज हो गया अलाउद्दीन खिलजी और उसने आक्रमण कर दिया 1299 में, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। 1301 में उन्होंने पुनः आक्रमण किया उसने। तो उस आक्रमण के दौरान इसके हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, सेनानायक थे रणमुल और रत्तीपाल। इनकी गद्दारी के कारण उसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। और रणथंभौर का शाखा होता है 1301 में, जिसमें केसरिया करते हैं हमीरदेव चौहान और जौहर करती है रंगदेवी। हमीरदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक तो हमीर हट्ट है चंद्रशेखर का, एक हमीर महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखित, और एक जोधराज का हमीर रासो, उसमें हमें इनकी जानकारी मिलती है। और हमीरदेव चौहान के लिए एक दोहा प्रचलित है, हमीर हट्ट वो सिंह स्वन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। फिर हमने बात की जालौर का चौहान वंश में हमने संस्थापक देखा कीर्तिपाल थे इसका। 1181 में उसने जालौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। इसमें एक मेन राजा हमने देखा कानड़देव 1305 में राजा बनता है, 1311 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और 1305 में इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता कमालुद्दीन गुरु को, ये एन उल मुल्क मुल्तानी को, और सलाउद्दीन खिलजी। लेकिन फिर ये इसको समझा बुझा के कानड़देव को दिल्ली ले जाता है, लेकिन बाद में इनमें विवाद हो जाता है। और बाद में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी वापस आक्रमण करता है इस पर, और पहले सिवाना पे आक्रमण करता है। सिवाना को जीतकर सिवाना का नाम रखा खैराबाद, और वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया कमालुद्दीन गुरु को। फिर 1311 में इन्होंने दैया बीका के विश्वासघात के कारण सुल्तान जालौर को भी जीत लेता है कानड़देव से, और कानड़देव में यहाँ पर कानड़देव की मृत्यु हो जाती है। और जालौर का नाम रखा इन्होंने जलालाबाद, इसने सुल्तान ने नाम रखा था जलालाबाद। तो इस प्रकार हमने सामर में चौहानों की नींव रखने में वासुदेव चौहान के बारे में पढ़ा, इसमें अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ा, और
हमने बाद में बात की रणथंभौर के चौहान और अंत में हमने बात की जालौर के चौहान वंश के बारे में, चौहानों के प्रमुख राजाओं के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। तो आपको भी वीडियो ये किस प्रकार का लगा, कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार हम आगे इसमें अगले पार्ट में हम देखेंगे जयपुर का कछावा राजवंश और जो भी राजस्थान के अन्य राजवंश जैसे करौली का, जैसलमेर का भाटी राजवंश है, इनके बारे में इसमें बात करेंगे। करौली का यादव वंश है, इनके बारे में अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।